नमस्कार। जयराम जी की सोच रहा हूं कि लोक को पढ़ाना कहां से शुरू करूं। तो पिछली क्लास मैंने याद की कि जॉन लॉक इस ब्रिटिश राजनीतिक विचारक की जो मैंने आपसे चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने जॉन लॉक की आपको बताया कि विग परंपरा का था, ये गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक था। हालांकि पीटर लॉसलेट स्वीकार नहीं करते इस चीज को। फिर बुक्स बताई इनकी, प्रोफेसर वाहन की चर्चा की कि इनकी जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक जो 1689 में आई, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये दुनाली बंदूक है जिसकी एक नाली रॉबर्ट फिल्मर की पितृसत्तात्मकता और देवीय सत्ता की ओर है, उसके विरोध में है। दूसरी नाली होब्स की निरंकुश सत्ता की ओर है, निरंकुश संप्रभुता की ओर है। लेकिन पीटर लॉसलेट कहते हैं नहीं, ये तो एक नाली है जो सिर्फ रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ है। फिर मैंने आपको उदारवाद के बारे में बताया कि जॉन लॉक है वो उदारवाद के पिता कैसे। देखिए, जॉन लॉक हैं, उनके लिए यह कहा जाता है कि ये अमेरिका के राजनीतिक राजा हैं, और अमेरिका के लिए यह कहा जाता है कि ये लोकवादी व्यक्तिवाद का देश है, क्योंकि अमेरिका में जो 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा थी, उसमें जो जीवन, स्वतंत्रता और सुख के समान अधिकार की चर्चा की गई है, वो जॉन लॉक के प्रेरित 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, उसके अकॉर्डिंग है। फिर अमेरिका की स्वतंत्रता से पूर्व वहां एक नारा लगा था, बोस्टन टी पार्टी। वहां की एक महत्वपूर्ण घटना है अमेरिका के स्वतंत्रता के इतिहास की। जब अमेरिका ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ा, तो उसका एक मुख्य नारा यह भी था, बोस्टन टी पार्टी, जो से 3 साल पहले हुई थी, 1776 से 3 साल पहले 1773 में, कि अमेरिका ने बोस्टन में इनकी जो जहाज के ऊपर जो टी के जो बैग थे वो डाल दिए थे समुद्र में, विरोध स्वरूप अमेरिकन ने। तो उसमें एक नारा लगा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो प्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन, सॉरी, विदाउट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो ये नारा भी जॉन लॉक से प्रेरित है। आज हम चर्चा करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि जॉन लॉक क्या कहते हैं, ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस मामले में उनका क्या कहना था, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो खैर, जॉन लॉक की एक मजेदार सी चर्चा फिर शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इस कक्षा में जॉन लॉक के प्राकृतिक विचार क्या हैं, सॉरी, प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार क्या हैं, क्या सोचते हैं वो नेचुरल राइट्स के बारे में, क्यों कहते हैं कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के पिता हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो शुरुआत में जो बात हुई, मैंने आपसे ये कहा कि जॉन लॉक को यूएस का राजनीतिक राजा कहा जाता है और अमेरिका को लोकवादी व्यक्तिवाद का देश कहा जाता है। अब हम मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी, नेचुरल राइट्स संबंधी जो विचार हैं, प्राकृतिक अधिकार, उनकी चर्चा करूंगा। जॉन रॉल्स के प्राकृतिक अधिकार, हम ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का प्रणेता है, पिता है, फादर ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी है। अब इन नेचुरल राइट्स की चर्चा करते हैं, क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्राकृतिक अधिकार होते क्या है।
देखिए, वो अधिकार जो राज्य की देन नहीं है, व्यक्ति की विवेकशीलता से, व्यक्ति की तार्किकता से, व्यक्ति की अंतरात्मा से निकलते हैं। वो अधिकार जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त है, वो जब व्यक्ति पैदा हुआ था उस समय से उसको अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार राज्य की देन नहीं है। तो इन अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, जो हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं, राज्य के द्वारा प्रदत्त नहीं होते। तो देखिए, अधिकारों के जो दो सिद्धांत चलते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और एक होता है वैधानिक अधिकार सिद्धांत या कानूनी अधिकार सिद्धांत। वैधानिक अधिकार सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त नहीं होते, बल्कि अधिकार राज्य प्रदत्त होते हैं। राज्य कानून बना के अधिकारों का निर्माण करता है। लेकिन लोग तो ये नहीं मानते। लोग ये कहते हैं कि अधिकार है ये प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, जन्मजात है। व्यक्ति अपनी विवेकशीलता से इन अधिकारों का पता लगा सकते हैं। तो ये जो सामाजिक समझौतावादी हैं, होब्स हैं, लोक हैं, रूसो हैं, ये प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। होब्स एक अधिकार मानते हैं, वो है जीवन का अधिकार, जबकि लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार तीन है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। यानी ये अधिकार राज्य से निर्माण से पूर्व थे। देखिए, जब राज्य निर्मित नहीं हुआ था तब जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था। इस प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के पास अधिकार थे। यानी जब राज्य नहीं बना था, राजनीतिक सत्ता नहीं बनी थी, उसमें भी जो अधिकार थे उनको हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, नेचुरल राइट्स बोलते हैं। तो हम ये चर्चा करते हैं कि अधिकार है कितने। तो जॉन लॉक कहता है कि अधिकार तीन है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसी से मैंने कहा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, देखिए इनमें जो जॉन लॉक के जो अधिकार है उसमें मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार है, यानी निजी संपत्ति का अधिकार। जबकि बाकी जो अधिकार है वो उसके ऊपर निर्भर है, जीवन का भी और स्वतंत्रता का भी। अगर पूछ भी लें कि कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है, तो इसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी दोनों अधिकार उसके ऊपर निर्भर है। स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जॉन लॉक ये कहता है ये सार्वभौमिक अधिकार है, यूनिवर्सल राइट्स हैं। ये कहता है स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कि यूनिवर्सल राइट्स है। इसका मतलब ये सभी जगह, सभी कालों में सभी के लिए था। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मेहनत के हिसाब से संपत्ति कमाने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा संपत्ति बना सकता है। तो यहां संपत्ति का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, यानी निजी संपत्ति वो रख सकता है। राज्य उसके निजी संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं कर सकता, उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसके व्यापार में, उसके उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी ये पूंजीवाद से समर्थित एक विचारधारा है, संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार। अब ये निजी संपत्ति है क्या? तो जॉन लॉक की निजी संपत्ति में भूमि आती है। इसका तात्पर्य है भूमि, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितनी भी भूमि रख सकता है, बशर्ते कि उससे दूसरों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के ये हमने तीन प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। अब मैं इन प्राकृतिक अधिकारों में जो मुख्य अधिकार है, मैंने कहा वो है संपत्ति का अधिकार। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो जीवन का अधिकार है ये क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है, बिना किसी कारण के उसका जीवन छीना नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के ऊपर पूर्ण अधिकार है, वो चाहे जीवन का वैसा प्रयोग कर सकता है। राज्य उसके जीवन को छीन नहीं सकता। अपने यहां भी अनुच्छेद जो 21 है उसमें जीवन का अधिकार है। स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता आपको, विचार और अभिव्यक्ति की, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने अकॉर्डिंग संगठन बनाने की स्वतंत्रता,
आप कहीं भी गमन कर सकते हैं, यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, ये सार्वभौमिक अधिकार है। जॉन लॉक ये कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। और संपत्ति है, निजी संपत्ति रख सकते हैं। राज्य आपके निजी संपत्ति बनाने के ऊपर रोक नहीं लगा सकता। कल्याण के नाम के ऊपर, जन कल्याण के नाम के ऊपर आपके ऊपर राज्य टैक्सेशन नहीं कर सकता। यानी संपत्ति का अधिकार ये कहता है कि राज्य सिर्फ एक रात्रि प्रेरी राज्य है, वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। तो लोक कल्याण के नाम के ऊपर आपकी निजी संपत्ति छीनी नहीं जा सकती, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये अहस्तक्षेप है, संपत्ति के संदर्भ में लेसेज फेयर का विचार है कि हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य, अहस्तक्षेप करेगा। तो ये जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कब सुरक्षित रहता है? देखिए, तो इससे फिर जॉन लॉक की विचार प्रणाली को देखते हैं। तो जॉन लॉक की जो सीमित संप्रभुता का विचार है, जॉन लॉक का जो सहमति का शासन है, देखिए यह भी महत्वपूर्ण विचार है, सहमति का शासन। जॉन लॉक की जो सीमित राजतंत्र का विचार है, जॉन लॉक का जो संविधानवाद का विचार है, जॉन लॉक का जो शक्ति पृथक्करण का विचार है, पावर सेपरेशन के जो विचार हैं, उन सब, देखिए पावर सेपरेशन वैसे तो मोंटेस्क्यू से मुख्य संबंधित, हालांकि हम अरस्तु की चर्चा करते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि कानून बनाने का, कानून को लागू करने का और न्याय करने का कार्य 3 अलग संस्थाओं के पास हो। जॉन लॉक भी ऐसी चर्चाएं करते हैं, लेकिन इनकी व्यापक जो चर्चा करता है वो मोंटेस्क्यू करता है। तो शक्ति पृथक्करण को आमतौर पर हम मोंटेस्क्यू के संदर्भ में पढ़ते हैं, जो कि फ्रांसीसी विचार का है, लेकिन जॉन लॉक भी तो इसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने तो क्या किया था, मोंटेस्क्यू ने तो इसको पीक पे पहुंचा दिया था, शक्ति पृथक्करण के विचार को, वो तो सर्वोच्च विचार है इसका, लेकिन चर्चा जॉन लॉक भी करते हैं। तो जीवन का अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब राज्य का, आपका जीवन छीनने का अधिकार राज्य से ले लिया जाएगा। जैसे हमारे अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीन नहीं सकता। सहमति का शासन, यानी ये जो सरकारें बनेगी वो जन सहमति से बनेगी। तो जहां जनता की सहमति से सरकारें बनती है, वहां कोई भी जनता के स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार छीन नहीं सकता। संविधानवाद का तात्पर्य होता है सीमित सरकार। विधि का शासन भी यहीं से है कि विधियां जहां शासन करती है तो किसी का जीवन विधि के अकॉर्डिंग ही छीना जा सकता है, किसी भी राज सत्ताधारी की इच्छा से नहीं छीना जा सकता। तो ये जो जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, इन चीजों से निकले हुए ये अवधारणाएं, सीमित संप्रभुता, सहमति का शासन, संविधानवाद, कानून का शासन, शक्ति पृथक्करण। तो फिर संपत्ति वाले से क्या निकला हुआ है? देखिए, जब हम जॉन लॉक का ये विचार पढ़ते हैं, हस्तक्षेप का विचार, कि राज्य निजी संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब हम जॉन लॉक का पूंजीवाद पढ़ते हैं, जब हम जॉन लॉक को कहते हैं कि उदारवाद का पिता है, जब हम जॉन लॉक को कहते हैं कि इसका राज्य है ये रात्रि प्रहरी राज्य है, तब हम कहते हैं वो निजी संपत्ति का अधिकार है, उससे ये अवधारणाएं पैदा होती है। हस्तक्षेप का विचार डायरेक्ट जॉन लॉक का नहीं दिया हुआ, लेकिन जॉन लॉक की विचार प्रणाली ऐसी है कि वो हस्तक्षेप का समर्थन करती है, यानी राज्य व्यक्ति की संपत्ति में, बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का काम राजनीति करना है और बाजार का काम अर्थव्यवस्था को संभालना है। तो अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार करेगा, राज्य नहीं करेगा। तो ये जो उदाहरण है, रात्रि प्रेरित राज्य की अवधारणा, उदारवाद की अवधारणा, पूंजीवाद की अवधारणा, बुर्जुआ अवधारणा जिसको अपन बोलते हैं, और हस्तक्षेप की अवधारणा, लेसेज फेयर की अवधारणा, वो संपत्ति के अधिकार से निकली हुई अवधारणाएं हैं। तो ये हमने देखा कि जॉन लॉक 3 अधिकारों पर ज्यादा बल देते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब आगे चलते हैं, और ये जो नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, इससे संबंधित मैं आपको 2 थ्योरीज करवाता हूं। एक है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, और दूसरा है संपत्ति का श्रम सिद्धांत।
चलिए ये दो सिद्धांत करते हैं। पहले आपको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से करवाता हूं। जॉन लॉक की नजर, फिर ये अपने आप समझ में आ गया संपत्ति का सर्म सिद्धांत। जॉन लॉक का है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, और इसको समझते समझते मैं आपको एक और मजेदार चीज समझाऊंगा, वो है लोकियन परंतुक या लोकियन शर्त। लोक का या लोकियन प्रोविजो, ये जो शब्दावली है ये नोजिक की देन है। देखिए रॉबर्ट नोजिक को आप तब पढ़ते हैं जब आप स्वेच्छा तंत्रवाद को पढ़ते हैं या नव दक्षिणपंथ न्यू राइट्स को पढ़ते हैं, तब आप रॉबर्ट नोजिक को पढ़ते हैं। स्वेच्छा तंत्रवादी विचार जब आप हैक को पढ़ते हैं तब नोजिक को पढ़ते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ते हैं तब नोजिक को पढ़ते हैं। तो नोजिक से संबंधित दो शब्दावली हमने, क्योंकि लोक से बहुत ज्यादा प्रभावित था नोजिक, और लोक का जो संपत्ति का अधिकार है जिसको लोग प्रथम यानी महत्वपूर्ण अधिकार मानता है, उसी को जॉन लॉक के उस विचार प्रणाली के अकॉर्डिंग जो समकालीन विचारक रॉबर्ट नोजिक है वो भी कहता है कि सबसे पवित्र जो अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान समय में रॉबर्ट नोजिक है उस संपत्ति के अधिकार पे बहुत ज्यादा बल दे रहा है, जैसा कि जॉन लॉक दिया करता था। तो जॉन लॉक का बहुत ज्यादा प्रभाव है रॉबर्ट नोजिक के ऊपर। तो इसी समय एक लोकियन शर्त है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी मिनिमल स्टेट कि राज्य कम से कम कार्य करेगा। तो मिनिमल स्टेट जो शब्दावली है वो नोजिक की दी हुई है। लोक की जो विचार प्रणाली है, लोक की जो सोच थी, उसमें भी राज्य कम से कम कार्य करता है, बाजार के मामले में हस्तक्षेप करता ही नहीं है, लोक कल्याणकारी राज्य होता ही नहीं है, राज्य तो रथरी प्रेरी होता है। तो हम कह सकते हैं इसके प्रारंभिक दर्शन है जो मिनिमल स्टेट के वो लोक के विचारों में होते हैं। उदारवाद ऐसा ही होता है। तो आज हम लोकियन शर्त भी मैं समझाऊंगा क्या है। ये शब्दावली सीधी आती है कि लोकियन शर्त का संबंध किससे है। ये शब्दावली किसने दी है? रॉबर्ट नोजिक ने दी है। तो पहले मैं आपको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बताता हूं जिसका संबंध जॉन लॉक से। देखिए मैंने कहा कि जब हम संपत्ति की चर्चा करते हैं, जॉन लॉक संपत्ति की चर्चा करते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है भूमि। जॉन लॉक का यह कहना है कि जो कॉमन्स होती है, कॉमन्स से आप नहीं समझ चलिए, कॉमन्स होती है साझा भूमि। अपने गांव में जो गोचर होती है, जो गायों को चरने के लिए जो भूमि छोड़ी गई है अपने गांव में, या गांव में जो खाली भूमि पड़ी है जिसको हम राज रकबा भी बोलते हैं, जो कि सरकार का रकबा है, या मान लेते हैं वो किसी का भी रकबा नहीं है, वो एक गांव के समूह का है। तो ऐसी ना बहुत सारी भूमियां होती है जिनको हम सामुदायिक भूमि बोलते हैं, जो पूरी समुदाय की होती है, कोई भी उसका मालिक नहीं होता। जैसे ओरण होते हैं अपने यहाँ, ओरण का तात्पर्य यानी वो देवता के नाम पे छोड़े गए जो जंगल से होते हैं, उनको अपन कॉमन्स बोलते हैं। कॉमन की भूमि यानी एक समुदाय की भूमि। इस समुदाय की भूमि के संबंध में ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि इसका कोई मालिक नहीं होता, क्योंकि कोई इसका एक व्यक्तिगत मालिक नहीं होता, एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक साझा प्रॉपर्टी होती है। तो इसका सदुपयोग नहीं होता, क्योंकि हम भी कहते हैं कि साझे बाबे को कोई रोता नहीं है। इस भूमि पे कुछ भी पैदा नहीं होता, भूमि है लेकिन पैदा कुछ नहीं हो रहा। तब जॉन लॉक कहता है कि यह ट्रेजेडी है कि इस कॉमन का उपयोग नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? तब लॉक ये कहता है कि आप व्यक्ति को इसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, यानी इस कॉमन चीजों के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। कब्जे का तात्पर्य ये है कि आप उस भूमि में अपना श्रम मिलाओ। जैसे झाड़ जंखाड़ खड़े, जंगल खड़ा है कॉमन्स के ऊपर, तो एक व्यक्ति अपना श्रम लगा के उस भूमि को साफ कर सकता है, ठीक है। उस भूमि को साफ करने के बाद वहां वो फसल पैदा करेगा। वो फसल पैदा करेगा तो दो तरीके से लाभ होगा। एक तो उस व्यक्ति को लाभ होगा जो फसल पैदा कर रहा है, दूसरा उसमें जब फसलें पैदा होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ये लाभ होगा। तीसरा ये कि फसलें पैदा होगी तो लोगों को वो फसल खाने को भी मिलेगी। तो देखिए 3 लाभ होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि कॉमन्स की जो भूमियां हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, सामुदायिक भूमियों पे कब्जा कर लेना चाहिए। क्या मिला के? अपना श्रम मिला के। लेकिन रॉबर्ट नोजिक कहता है कि ये तो ठीक है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से आप साझा चीजों पे कब्जा कर लो, लेकिन इसमें एक लोकियन शर्त भी है। लोक ने एक शर्त लगाई है कि जब आप ऐसी कॉमन्स चीजों के ऊपर अपना श्रम मिला के कब्जा करें
तो आप ये देखें कि जो लोग हैं जिनका संबंध इससे भूमि से था या इस कॉमन से था, कोई कॉमन और चीज भी हो सकती है, उन लोगों की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। यह है लोक की शर्त कि आप कब्जा भले ही कर लो, लेकिन लोगों की स्थिति है वो पहले से ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया कि एक कॉमन तालाब था, रेगिस्तान में एक ही तालाब था, वो तो कॉमन था। अब एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया, अब बाकी को वो पानी जो फ्री में मिल रहा था अब उसके पैसे देने पड़ रहे हैं। तो बताओ लोगों की स्थिति पहले से खराब हुई या पहले से बढ़िया हुई? तो नोजी कहता है कि देखिए ये स्थितियां पहले से खराब हो गई है। तो ये है लोक की शर्त कि आप कब्जा करो लेकिन लोगों की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। तो उस रेगिस्तान के एकमात्र स्रोत के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे लोगों की स्थिति पहले से खराब हो जाएगी। तो उस कॉमन्स पे आप कब्जा नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपने मान लेते हैं कि ऐसी भूमि जो साझा भूमि थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन वहां पहले कुछ नहीं हो रहा था, फसलें हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, तो वो कब्जा उचित है। तो ये है लोक की शर्त है कि आप भले ही कॉमन चीजों के ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन जो लोग हैं उसके आसपास के समुदाय के, उनकी स्थिति पहले से खराब है नहीं होनी चाहिए। ये है लोक की शर्त। और ये शब्द किसका दिया हुआ है? ये शब्द रॉबर्ट नोजिक से संबंधित है। तो जब रॉबर्ट नोजिक का जस्टिस थ्योरी करेंगे, न्याय का सिद्धांत करेंगे अपन, तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और लोक इन शर्त की फिर चर्चा कर लेंगे। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का संबंध है लोक से। लोक कहता है कि कॉमन्स के साथ ट्रेजेडी ये होती है कि वो उनसे कुछ पैदा नहीं होता, तो उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब आ गया संपत्ति का श्रम सिद्धांत। संपत्ति का श्रम सिद्धांत ये कहता है कि आप जितना श्रम मिलाएंगे आप उतनी भूमि बना सकते हैं। भी कोई भी व्यक्ति अपना श्रम मिला के और कितनी भी भूमि पर कब्जा कर सकता है। वो ये है संपत्ति का श्रम सिद्धांत कि आपके पास संपत्ति उतनी होगी जितना आप उसमें क्या मिलाएंगे? श्रम मिलाएंगे। तो देखिए हम है ना इससे रिलेटेड 3 सिद्धांत पढ़ते हैं, एक बार तीनों की चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको संपत्ति का श्रम सिद्धांत और समझाता हूं। एक है मूल्य का श्रम सिद्धांत। यह है डेविड रिकार्डो का। डेविड रिकार्डो जो कि एक ब्रिटिश क्लासिकल इकोनॉमिक्स के विचारक, यानी डेविड रिकार्डो ब्रिटेन के रहने वाले एक परंपरागत अर्थशास्त्री है ये डेविड रिकार्डो। फिर हम एक और पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और ये है कार्ल मार्क्स का। यानी ये तीनों, देखिए मार्क्स था जर्मनी का, लेकिन हमें पता है कि उसका अधिकांश जीवन बाद में लंदन में बीता। तो तीनों ब्रिटिश विचारक हैं, मान लेते हैं एक बार। जॉन लॉक का है संपत्ति का श्रम सिद्धांत, ये है लॉक का। मूल्य का श्रम सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। अब मैं आपको पहले इनको समझाता हूं ये क्या है, फिर आगे चर्चा करेंगे। जॉन लॉक ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उतनी संपत्ति बना सकता है जितना वो उसमें श्रम मिलाएगा। तो आप अगर ज्यादा श्रम कर सकते हैं, आप ज्यादा योग्य हैं, तो आप उतनी ही ज्यादा संपत्ति कमा सकते हैं। नंबर 1, यानी संपत्ति की कोई सीमा नहीं है। संपत्ति के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बशर्ते कि आपने वो संपत्ति गलत तरीके से नहीं बल्कि अपना श्रम मिला के कमाई है, अपनी लेबर के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा कमाई है, अपनी क्षमताओं के द्वारा बनाई है। तो आप कितनी भी संपत्ति बना सकते हैं। आप बड़ा घर बना सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री बना सकते हैं, बहुत ज्यादा जमीन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपने अपना श्रम मिलाया हो। दूसरा है मूल्य का श्रम सिद्धांत कि कोई भी चीज है उसमें मूल्य कौन पैदा करता है, वैल्यू कौन पैदा करता है। ये डेविड रिकार्डो का है कि मान लेते हैं कि एक प्लास्टिक था, उस प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं था, या एक कागज था, उस कागज का कोई उपयोग नहीं था, या एक पेड़ था, उसका कोई उपयोग नहीं था। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि उस कच्चे माल को लिया, उसमें पूंजी लगाई और एक श्रमिक को बुलाया कि यार तो इसका कागज बना दे। तो उसने पेड़ से कागज बना दिया।
चलो और सिंपल तरीके से समझते हैं, यही ले लेते हैं पेन कि प्लास्टिक था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मूल्य नहीं था उसका। अब उसको मूल्यवान कौन बनाता है? तो डेविड रिकार्डो कहता है कि उस चीज को मूल्यवान बनाता है वो श्रमिक बनाता है। यानी जो वैल्यू पैदा करता है, मूल्य पैदा करता है, उपयोगिता पैदा करता है, उसको महत्वपूर्ण बनाता है, हमारे काम करने लायक बनाता है किसी भी चीज को, वो श्रमिक बनाता है। लकड़ी है, लकड़ी का कोई उपयोग नहीं है। सुथार क्या करेगा, उसमें उसकी कुर्सी बना देगा, अब उसका उपयोग हो गया। मिट्टी का वैसे कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कुम्हार क्या करेगा, उस मिट्टी को गीला करके उसका गारा बना के और उसे गढ़ा बना देगा। तो गढ़े की उपयोगिता है, गढ़े को हम उपयोग में लेते हैं, गढ़े हमारे लिए मूल्यवान है। तो इस गढ़े में जो मूल्य पैदा किया, इसको हमारे काम करने के लायक बनाया, हमारे लिए उपयोगी बनाया, वो श्रमिक ने बनाया। तो ये है मूल्य का श्रम सिद्धांत। फिर है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो वैल्यू पैदा करता है श्रमिक, उस वैल्यू का पूरा प्रतिफल उस श्रमिक को नहीं मिलता। किसी भी चीज को उपयोगी तो श्रमिक बनाए, लेकिन उससे जो मौद्रिक लाभ हुआ वो पूंजीपति अपने जेब में गाल लेता है, यानी अपनी जेल में डाल लेता है। वो कहता है कि ये मैंने पूंजी लगाई थी, इसलिए इससे जो कुछ कमाऊंगा वो मैं कमाऊंगा। एक श्रमिक है, वो एक चीज को, 1 रुपए की चीज को वो 10 रुपए की बना देता है मेहनत करके। फिर वो बाजार में 10 रुपए की बेची जाती है 1 रुपए की चीज। जो 9 रुपए थे, वो 9 रुपए पैदा तो किए श्रमिक ने, लेकिन वो जेब में श्रमिक को वो मालिक क्या करता है, 1 रुपया ही देता है कि तू 1 रुपया ही कर, उसको निर्वाह मजदूरी देता है, बाकी 8 रुपए खुद की जेब में डाल लेता है लाभ के नाम के ऊपर। तो ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि श्रमिक जो कुछ पैदा करता है और श्रमिक जो कुछ प्राप्त करता है, इसके बीच का जो अंतर है वो है अतिरिक्त मूल्य। तो हमने 3 सिद्धांत किए, संपत्ति का श्रम सिद्धांत जॉन लॉक का है, मूल्य का श्रम सिद्धांत डेविड रिकार्डो का है, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। चलिए फिर कभी चर्चा आएगी इन दोनों की, तो जब कार्ल मार्क्स करेंगे तो डेविड रिकार्डो की चर्चा आ जाएगी, जॉन लॉक की दोबारा चर्चा कर लेंगे, और कार्ल मार्क्स का संपत्ति का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने 3 सिद्धांत किए। संपत्ति का श्रम सिद्धांत है जॉन लॉक का, यानी आप उतनी संपत्ति बना सकते हैं जितना आप श्रम मिलाते हैं। यानी अगर आप योग्य हैं तो अथाह संपत्ति कमा सकते हैं, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जॉन लॉक ये कहता है, क्या संपत्ति का जो अधिकार है वो अबाध अधिकार है क्या? इस पे अपन बहस करते हैं। क्या ये निर्बाध अधिकार है क्या, एब्सोल्यूट पावर है क्या, जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं है संपत्ति के ऊपर? अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो कहता है जितना श्रम मिलाएंगे आप उतना ही संपत्ति कमा सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक उसके ऊपर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। संपत्ति के ऊपर 3 प्रकार के प्रतिबंध है। संपत्ति का अधिकार लॉक की नजर में निर्बाध, एब्सोल्यूट या अबाध अधिकार नहीं, इस पे प्रतिबंध है। कितने प्रतिबंध है, कितनी बाधाएं हैं? एक बाधा है श्रम की बाधा, दूसरी बाधा है पर्याप्तता की बाधा, और तीसरी बाधा है विनाश की बाधा। यानी ये 3 प्रतिबंध है संपत्ति के ऊपर। श्रम, आप उतनी ही श्रम संपत्ति बना सकते हैं जितना आप क्या लगाते हैं, श्रम, एक बाधा। यानी आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप संपत्ति कमा सकते हैं अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। दूसरा है पर्याप्तता, कि आप उतनी ही संपत्ति के मालिक हो सकते हैं जितनी आपके लिए पर्याप्त है, बाकी आपको दूसरे के लिए छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप ढेर लगा लें गेहूं, आप 1000 कुंटल गेहूं इकट्ठा कर लें आप, जबकि खाते आप 1 किलो ही है, या खाते एक साल में आप 10 क्विंटल है, 1000 कुंटल आपने इकट्ठी कर ली। तो एक संपत्ति की एक पर्याप्त सीमा होती है। तीसरा है विनाश की सीमा। ईश्वर ने इस संसार में जो भी चीजें पैदा की है, लोक ये कहता है कि वो उपयोग में करने के लिए की है, कि आप उनका उपयोग कीजिए, आप उनका विनाश मत कीजिए। तो जॉन लॉक कहता है कि कोई व्यक्ति उतनी ही रखेगा जितना का उपयोग कर लेगा, विनाश के लिए नहीं है चीजें। अगर उसने ज्यादा चीजें इकट्ठी कर ली और उनका बाद में विनाश होगा तो उस मामले में संपत्ति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की जो 1 साल की गेहूं की खपत है वो 10 क्विंटल है और वो 100 क्विंटल इकट्ठी कर लेता है, तो बाकी 90 क्विंटल तो साल भर बाद खराब हो जाएगी। तो ये है संपत्ति का श्रम सिद्धांत। लोग कहता है कि अबाध नहीं, उसमें 3 सीमाएं, आप उतनी कमा सकते हैं जितना आप श्रम मिलाएं, पर्याप्तता और विनाश। लेकिन सीबी मैकफरसन कहता है कि ये जो जॉन लॉक है, इसकी जो बातें हैं
वो बातें, इनके कुछ अर्थ और ही हैं, इनके हिडन अर्थ हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सीबी मैकफर्सन ये कहता है कि क्या इसके जो ये सीमाएं हैं ये मानने लायक हैं क्या। तो देखिए, ये जो दो सीमाएं, इसको कैसे मान लें। पर्याप्तता सीमा, पर्याप्तता का डिसीजन कौन करेगा, कितनी चीजें पर्याप्त है। एक व्यक्ति बोला नहीं नहीं, मैं तो 100 क्विंटल मेरे लिए गेहूं पर्याप्त है, मेरे तो, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए 1 करोड़ रुपए पर्याप्त है, दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरे लिए 100 करोड़ पर्याप्त है। तो कौन डिसाइड करेगा कि पर्याप्त सीमा क्या होती है। फिर एक है विनाश की सीमा। तो सीबी मैकफर्सन बोलता है कि ये मुद्रा का आविष्कार होने के बाद तो फिर विनाश की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि आजकल जो संपत्ति रखी जाती है, विशेष करके जब औद्योगिक क्रांति हो गई उसके बाद जो संपत्ति रखी गई थी वो मुद्रा के रूप में रखते थे लोग। देखिए, दो चीजें चलती है, एक होता है वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको, और एक होता है मुद्रा विनिमय, यानी आप वस्तु के बदले में वस्तु लेते हैं, वस्तु विनिमय है। आपने क्या किया, घी दिया, बदले में गेहूं ले ली, तो ये इसकी तो सीमा हो सकती है, लेकिन ये वस्तुएं खराब हो सकती है, विनाश हो सकता है, क्योंकि वस्तु विनिमय चलता था पुराने समय में, क्योंकि मुद्रा थी नहीं उस समय। बाद में जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो अब आप चीजों के बदले में आप घी बेच के और क्या इकट्ठी कर लेंगे, मुद्रा। तो मुद्रा का कभी क्या नहीं होता, मुद्रा स्पॉइल होती नहीं है, नॉन स्पॉइल होती है मुद्रा। रुपए का क्या खराब होता है, आप बोरियां भर लो और सेफ रख दो अलमारी के अंदर, जाके अपने रुपए को, अपने पैसे को आप सोना इकट्ठा कर लो या शेयर्स खरीद लो, क्या खराब होता है उनका। तो तब सीबी मैकफर्सन बोलता है कि ये जो जॉन लॉक है ये सिर्फ माहौल ही बनाता है कि ये सीमाएं होनी चाहिए, वास्तव में ये पूंजी पे कोई सीमा स्वीकार नहीं करता, निजी संपत्ति भी कोई सीमा स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो सीबी मैकफर्सन है वो अपनी पुस्तक है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, द थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। इस पुस्तक में वो चलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि सीबी मैकफर्सन की जो पुस्तक है पजेसिव, द थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद, होब्स से लॉक। इस पुस्तक में वो कौन कहता है कि लोग स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है, होब्स और लॉक दोनों, ये कहता है सीबी मैकफर्सन, क्योंकि पुस्तक का नाम ही है द थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, होब्स टू लॉक, नंबर एक। दूसरा, सीबी मैकफर्सन बोलता है कि ये जो संपत्ति का अबाध अधिकार है, ये झूठी सीमाएं, ये सारी की सारी सीमाएं, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये झूठा अधिकार है। इसलिए सीबी मैकफर्सन जॉन लॉक के लिए ये बोलता है कि ये बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि ये बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है। कि जॉन लॉक बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है, एडवोकेट ऑफ बुर्जुआ डिक्टेटरशिप, बुर्जुआ तानाशाही के प्रवक्ता, ये सीबी मैकफर्सन बोलता है जॉन लॉक को। फिर ये कहता है कि ये व्यक्ति स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है, ये बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है, और जॉन लॉक है वो पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधि है, पूंजीवादी भावना का। ये कहना है सीबी मैकफर्सन का। देखिए, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म मैंने होब्स के टाइम भी समझाया था, आज फिर समझा देता हूं। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का तात्पर्य यह है कि सीबी मैकफर्सन आरोप यह लगाता है होब्स और लॉक के ऊपर कि होब्स और लॉक ये मानते हैं कि व्यक्ति जो कुछ कमाता है वो अपनी योग्यता से कमाता है, समाज का, समुदाय का कोई उसमें योगदान नहीं है। क्योंकि व्यक्ति ने सब कुछ अपने हिसाब से कमाया, अपनी योग्यता से कमाया, इसलिए वो समाज को कुछ देगा भी नहीं।
तो ये है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इस मुद्दे के ऊपर आलोचना करता है और सीबी मैकफर्सन कहता है कि कोई व्यक्ति समाज से बाहर रह के अपनी योग्यता का विकास नहीं कर सकता, अपनी संपत्ति का विकास नहीं कर सकता। ये सब समाज की देन होती है। व्यक्ति जो कुछ बनता है वो समाज के सहयोग से बनता है। वो शिक्षा प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, उसमें नैतिकता आती है, अच्छाइयाँ आती है, सद्गुण आते हैं, या फिर उसमें कमाई की क्षमता आती है, वो ट्रेनिंग लेता है। ये सारी समाज की वजह से आती है। और बाद में जब वो संपत्ति कमा लेता है तो ये कहा नहीं ये तो मेरी योग्यता से आती है, गलत बात है। तो ये गलत बात कौन करते हैं? होब्स और लॉक। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद। बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता, पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधि सीबी मैकफर्सन, ये तीन चीजें बोलता है जॉन लॉक के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब सीबी मैकफर्सन का विरोध करते हैं फिर जॉन डन है, लॉसलेट है, ये सारे विरोध करते हैं कि ये ना सीबी मैकफर्सन, जैसे एक व्यक्ति है वुड, सीबी मैकफर्सन का विरोध करते हैं। वुड है, पीटर लॉसलेट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पीटर लॉसलेट है, वुड है, पीटर लॉसलेट है, जॉन डन है। ये सीबी मैकफर्सन का विरोध करते हैं और जॉन लॉक का समर्थन करते हैं। वुड तो कहता भी है, वुड कहता है कि जो सीबी मैकफर्सन है ये जॉन लॉक की आलोचना करके और इतिहास को विकृत कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया, कौन ये कहता है सीबी मैकफर्सन के लिए? जब सीबी मैकफर्सन जॉन लॉक की आलोचना करते हैं तो कौन ये कहता है कि सीबी मैकफर्सन इतिहास को विकृत कर रहे हैं? इतिहास को विकृत कर रहे हैं, ये कहना है वुड का। वुड एक और जोरदार बात बोलते हैं। वुड ये कहते हैं कि जो जॉन लॉक है ये कृषि पूंजीवाद का समर्थक है, कृषि पूंजीवाद का, क्योंकि निजी संपत्ति का तात्पर्य भूमि है लोक की नजर में, और कोई भी व्यक्ति अपना सर मिला के कितनी भी भूमि बना सकता है। तो वुड कहता है कि लोक कृषि पूंजीवाद का समर्थक है। तो ये सीधा ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे कि ये लोक के बारे में किसने कहा? तो जॉन लॉक के बारे में वुड ये कहता है कि वो कृषि पूंजीवाद का समर्थक है। सीबी मैकफर्सन बोलता है कि वो स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है, वो बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है और पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधि है। तो ये हमने संपत्ति के अधिकार की चर्चा की जिसका संबंध जॉन लॉक से था। मैंने आपको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स समझाया, मैंने आपको लोकियन परंतुक बताया जिसका संबंध नोजिक से था, फिर मैंने आपको संपत्ति का श्रम का सिद्धांत समझाया जो कि जॉन लॉक का है कि आप उतनी संपत्ति कमा सकते हैं जितना आप इसमें क्या मिलाएंगे? श्रम मिलाएंगे। चलिए, तो ये हमने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब मैं आपको जॉन लॉक की जो सामाजिक समझौते की प्रणाली है वो करवाऊंगा, जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। देखिए, जॉन लॉक का अगर आप अपने को सामाजिक समझौता समझना है तो अपने को वही तर्क प्रणाली चलेगी। सबसे पहले है मानव का स्वभाव, फिर इस मानव का जैसा स्वभाव होगा वैसी होगी प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। इस प्राकृतिक अवस्था में होंगे प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक नियम। फिर होगा सामाजिक समझौता, और फिर इस सामाजिक समझौते से बनेगी दो चीजें। एक बनेगी सिविल सोसाइटी यानी राज्य, क्योंकि दो समझौते होंगे, और एक से बनेगा ट्रस्ट यानी जिसको आप सरकार कहते हैं। तो एक राज्य बनेगा, एक सरकार बनेगी। लोक राज्य और सरकार में भेद करता है, इसका तात्पर्य ये है।
है ही अलग अलग ही है, बाद में मानने पे लोग एक ही मानते थे राज्य और सरकार को। तो अब मैं एक एक करके समझाता हूं। ये तो सिंपल है। देखिए, लोक का जो मानव का स्वभाव है, मानव का चरित्र है, वो सकारात्मक चरित्र चित्रण है। होब्स ने जो चरित्र चित्रण किया है उसके विपरीत है चरित्र चित्रण। होब्स का व्यक्ति है वो झगड़ालू है, शक्ति प्रेमी है, क्रूर है, लेकिन इसका जो है वो सहयोगी है, सकारात्मक है, विवेकवान है। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसी ही प्राकृतिक अवस्था होगी। प्राकृतिक अवस्था है क्या? सामाजिक समझौते से पूर्व की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। यानी जब राजनीतिक समाज नहीं बना था, राज्य नहीं बना था, उससे पहले की जो काल्पनिक अवस्था होती है उस अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, यानी सामाजिक समझौते से पूर्व की अवस्था। तो ये अवस्था कैसी है? तो जॉन लॉक की नजर में ये अवस्था एक दूसरे के साथ सहयोग की अवस्था है, ये बड़ी शांतिपूर्ण अवस्था है, ये सद्भावनापूर्ण अवस्था है। तो ये सहयोग, सद्भावना और शांति की अवस्था है। जबकि होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो छोटी, क्रूर, झगड़ालू थी, और ये इसकी अवस्था है वो है सहयोग, शांति और सद्भाव की प्राकृतिक अवस्था। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है ये समाज पूर्व नहीं है बल्कि सिर्फ राज्य पूर्व है। इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनको बता देता हूं। देखिए, ऐसे ही चलता है, पहले मानव स्वभाव है, फिर प्राकृतिक अवस्था है, फिर प्राकृतिक अधिकार है, फिर सामाजिक समझौता होगा, और फिर सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट होगा। आगे सामाजिक समझौते के बाद ये बनेंगे, यानी एक कृत्रिम राज्य का निर्माण होगा। नागरिक आपस में समझौता करके और सिविल सोसाइटी और सरकार का निर्माण करेंगे। चलिए, प्राकृतिक अवस्था मैंने कहा वो काल्पनिक अवस्था जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, वो है प्राकृतिक अवस्था। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो राज्य पूर्व अवस्था है। खैर यही तो कहते हैं, राज्य जब नहीं बना था उसे पूर्व की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। लेकिन होब्स की अवस्था राज्य पूर्व और समाज पूर्व दोनों थी। उस टाइम समाज भी नहीं बना था और राज्य नहीं बना था। जबकि लोक ये कहता है कि समाज तो बन गया था लेकिन राज्य नहीं बना था, लेकिन बाकी गतिविधियां तो हो रही थी। धर्म था, अर्थव्यवस्था थी, बाजार था, बाकी सब कुछ था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रही थी। तो ये सिर्फ राज्य पूर्व अवस्था है, समाज पूर्व अवस्था नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन। मैंने कहा प्राकृतिक अवस्था सहयोग और सद्भाव की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार थे, प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता थी। यानी अधिकारों के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में कोई आगे और पीछे नहीं था, सभी लोगों को समान स्वतंत्रता थी, सभी लोगों में समानता थी। और ऐसी समानता थी कि प्रत्येक व्यक्ति दंडित कर सकता था अगर कोई प्राकृतिक नियमों को भंग करता है तो उसको। प्रत्येक व्यक्ति अपने मामले में खुद न्यायाधीश था, इतनी स्वतंत्रता थी उसको। तो फिर इस अवस्था में गड़बड़ क्या थी? इस प्राकृतिक अवस्था में देखिए, इस प्राकृतिक अवस्था में जो एक बड़ी गड़बड़ ये थी कि इसमें कोई भी ये निर्धारित करने वाला नहीं था, यानी इसमें कोई कानून बनाने वाला नहीं था, इसमें कोई कानूनों की व्याख्या करने वाला नहीं था। कि प्राकृतिक कानून तो थे लेकिन वो कानून जो अपने अंतरात्मा से निकलते हैं, तो कई बार इनका लोग अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ भी निकाल लेते थे। ये अवस्था तो बड़ी अच्छी अवस्था थी, इसमें प्राकृतिक अधिकार थे, समानता थी, समान स्वतंत्रता थी, सब कुछ था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, इस प्राकृतिक अवस्था में तीन दिक्कत थी। तीन को, या इसमें कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, कानूनों को लागू करने वाली संस्था नहीं थी, और एक न्याय करने वाली संस्था नहीं थी। होता क्या था कि लोग अच्छे थे, सहयोगी थे, लेकिन कई बार जो अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो असामाजिक तत्व थे, वो क्या करते थे? इस अवस्था को भंग कर देते थे और दूसरों के प्राकृतिक अधिकारों का हरण कर लेते थे। तो ये अवस्था आती तो कभी कभी थी, आमतौर पे नहीं आती थी, लेकिन जब आती थी तो उसका क्या इलाज करें? ये अवस्था बड़ी अच्छी थी, लेकिन कई लोग क्या करते थे? दूसरों की संपत्ति का हरण कर लेते थे, यानी वो प्राकृतिक अधिकार छीन लेते थे, दूसरों के प्राकृतिक अधिकार। तो अब उन अधिकारों की रक्षा कैसे करें?
देखिए, प्राकृतिक अधिकार प्रकृति की देन है, तो प्रकृति ने अधिकार तो दे दिए लेकिन रक्षा करने वाला नहीं दिया। तब दिक्कत आई कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। तब जॉन लॉक ये कहता है कि फिर संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए, देखिए मैंने कहा यही अधिकार मुख्य है कि कई बार क्या होता था, कोई किसी के संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार का हरण कर लेता था, क्योंकि प्रकृति अधिकार दे तो सकती, रक्षा नहीं कर सकती। प्रकृति दिखाई तो देती नहीं है, अंतरात्मा से अधिकार निकले तो कौन करेगा उनकी रक्षा। इसलिए इन अधिकारों की रक्षा जरूरी थी। रक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी होता है, कानून को लागू करना और न्याय करना जरूरी होता है। कानून बना दिया, कोई किसी को संपत्ति नहीं छीनेगा, अगर कोई संपत्ति छीनेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा, फिर जेल भेजना चाहिए उसको, और ये न्यायपालिका उसको जेल भेजेगी। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में, यानी राज्य पूर्व अवस्था है, यानी राजनीतिक गतिविधियों और राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। तो फिर किस अधिकार की रक्षा के लिए? तो जॉन लॉक कहता है कि संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए, या ये कह दें कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए फिर राज्य का निर्माण हुआ। लोगों ने आपस में सामाजिक समझौता किया। समझौता इसलिए किया कि कौन करेगा हमारे अधिकारों की रक्षा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। तो इसलिए अपना समझौता करते हैं और एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो हमारे संपत्ति के अधिकार की और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। कई बार तो सीधा ही पूछते हैं कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग समझौता क्यों किया गया, समझौते का उद्देश्य क्या था? तो समझौते का उद्देश्य था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। कौन से अधिकार की? अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना। अब अपन दोनों की चर्चा करते हैं, होब्स की भी चर्चा करते हैं और लॉक की भी चर्चा करते हैं। होब्स कहता है लोग सामाजिक समझौता करने के लिए इसलिए मजबूर हुए थे क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि सामाजिक समझौता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेवियाथन का निर्माण कर लेंगे, कॉमनवेल्थ का निर्माण कर लेंगे, राज्य का निर्माण कर लेंगे और राज्य फिर हमारे जीवन की रक्षा करेगा। तो होब्स का जो राज्य है वो जीवन रक्षा के लिए पैदा हुआ था और लॉक का जो राज्य है वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा यानी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए पैदा हुआ था। ठीक है, अब हो गया है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लोगों ने प्राकृतिक अधिकार संपत्ति की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता कर लिया। तो अब सामाजिक समझौता करते हैं कि कैसा था सामाजिक समझौता। हम करते हैं सामाजिक समझौते की चर्चा। तो जॉन लॉक कहता है कि 2 ट्रीटीज हुई, 2 समझौते हुए, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, या सिविल गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 समझौते हुए। पहला समझौता, प्रथम समझौता, ये नागरिक यानी ये नागरिकों का नागरिकों के साथ हुआ और उन नागरिकों ने फिर राज्य बनाया। यानी पहले समझौते से राज्य बनता है, नागरिक आपस में मिलकर ये कहते हैं कि हम इस फलां राज्य में रहेंगे, हम एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो नागरिकों ने मिलकर राज्य बनाया। तो पहला समझौता नागरिक और दूसरे नागरिक के मध्य हुआ। लोक है वो राज्य को राज्य नहीं बोलता बल्कि सिविल सोसाइटी बोलता है, नागरिक समाज बोलता है। होब्स उसको कॉमनवेल्थ बोलता है। फिर हुआ दूसरा समझौता। दूसरा जो समझौता हुआ वो इस बार राज्य और नागरिकों के मध्य हुआ और इसके द्वारा जो चीज बनी वो बनी सरकार। ये राज्य और नागरिकों ने आपस में समझौता करके सरकार बनाई। ये जो सरकार है ये वो सरकार शब्द का प्रयोग नहीं करता बल्कि इसको ट्रस्ट बोलता है। ट्रस्ट होता है न्यास। न्यास का तात्पर्य है कि आप जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनको अपनी चीजें सौंप देते हैं। आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने घर की चाबी किसको देके जाते हैं? जिस पे आपको विश्वास हो कि ये मेरे घर की रक्षा करेगा। तो अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा का काम सौंपना चाहते हैं तो किसको सौंपोगे? तो कि सरकार को सौंपोगे। यानी सरकार पे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इस पे विश्वास करके कि ये मेरे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, आप इसको काम सौंपते हैं। क्या काम सौंपते हैं? कि आप कानून बनाइए, उन कानूनों को लागू कीजिए और न्याय कीजिए ताकि हमारे संपत्ति के अधिकार की रक्षा हो सके। तो ये से करके और ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है।
अब ये लोग क्या सौंपते हैं सरकार को? देखिए, क्या इस सरकार को लोग अपने प्राकृतिक अधिकार सौंपते हैं क्या? नहीं। लोग प्राकृतिक अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, इनके पास ही रहते हैं। लोग सरकार को सिर्फ प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का काम सौंपते हैं, प्राकृतिक अधिकार नहीं सौंपते। होब्स के यहां तो लेवियाथन को प्राकृतिक अधिकार सौंप दिए जाते हैं कि ये ले, आप हमारे अधिकार तेरे पास हैं। यहां प्राकृतिक अधिकार नागरिक अपने पास रखते हैं, सरकार को वो सिर्फ उसकी रक्षा का काम सौंपते हैं। यहां राज्य सामाजिक समझौते का भाग है, जबकि लेवियाथन में राज्य सामाजिक समझौते का भाग नहीं था। इसलिए यहां जो राज्य है वो सीमित है। यहां राज्य के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यहां निरंकुश नहीं है राज्य, बल्कि ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसको हम सीमित राज्य बोलते हैं। यानी नागरिक अधिकारों के द्वारा, प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा राज्य की शक्तियां सीमित कर दी गई है। तो फिर इस राज्य को क्या काम सौंपा जाता है, यानी सरकार क्या काम करती है? सरकार को 3 काम सौंपे जाते हैं: कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय निर्णय करना। तो हमने देखा छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस समझौते से क्या बनता है? तो क्या इस समझौते से राज्य बनता है? यानी समझौते 2 में पहले से राज्य यानी सिविल सोसाइटी, दूसरे से ट्रस्ट बनी। इस ट्रस्ट के क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। लोग इसको प्राकृतिक अधिकार नहीं सौंपते बल्कि उसकी रक्षा का काम सौंपते हैं। तो क्या सामाजिक समझौता भंग किया जा सकता है क्या? बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। लोग की नजर में यह सामाजिक समझौता भंग किया जा सकता है। तो क्या विरोध किया जा सकता है क्या राज्य का? हां, राज्य का विरोध किया जा सकता है। नंबर 1, तो क्या राज्य के खिलाफ क्रांति हो सकती है क्या? तो कहा ना, विरोध हो सकता है, क्रांति हो सकती है। इसीलिए क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है जॉन लॉक को। लेकिन यह क्रांति का तात्पर्य क्या है? जॉन लॉक क्रांति के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है, अपील टू हेवन। क्रांति को वो अपील टू हेवन बोलता है। देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं, अपील टू हेवन। कि आप अपील करें कि आप सुधर जाएं, नहीं है तो फिर वो क्रांति कर दें, अपील टू हेवन। क्रांतियों का दार्शनिक जॉन लॉक। क्रांति का तात्पर्य है सरकार का विरोध किया जा सकता है, समझौता भंग किया जा सकता है। अब क्या समझौता भंग हो जाएगा तो क्या हम वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे क्या? होब्स कहता है सामाजिक समझौता भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक समझौते के भंग होते ही और आप पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। जॉन लॉक कहते हैं नहीं, सामाजिक समझौता भंग होने से आप वापस प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि समझौता एक नहीं है बल्कि 2 है। पहला समझौता है जिससे राज्य बना है, दूसरा समझौता है जिससे सरकार बनी है। तो अगर आप समझौता भंग भी करते हैं तो ये दूसरे वाला होता है, यानी आपकी सरकार जाती है, राज्य नहीं जाता। देखिए, हर 5 साल बाद अपने देश में अपना देश बदलता है, सरकार बदलती है। तो अब देखिए, अपने यहां सरकार बदलती है, देश नहीं बदलता, देश तो बना रहता है। तो राज्य बना रहेगा, विरोध के बावजूद, क्रांति के बावजूद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। एक सरकार जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है उसको हम बदल देंगे और वो दूसरी सरकार ले आएंगे, उस राजनीतिक दल की या उस व्यक्ति समूह की सरकार ले आएंगे जो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हो। तो अपील टू हेवन की जा सकती है, सामाजिक समझौता भंग किया जा सकता है, राज्य का विरोध किया जा सकता है, राज्य के विरुद्ध क्रांति हो सकती है, अपील टू हेवन हो सकती है। लेकिन जॉन लॉक ये कहता है कि अपील टू हेवन या जी क्रांति जो करेंगे वो सिर्फ बहुसंख्यक कर सकते हैं। इसकी तो हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी। यानी सरकार जो बदलेंगे, क्योंकि ट्रस्टी तो बदलेंगे, आप विरोध करेंगे तो सरकार बदल देंगे आप, क्योंकि सरकार आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, आपके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो आप देखिए, सरकार बदलनी हो तो अल्पसंख्यक लोग तो बदल नहीं सकते, जो कम संख्या वाले हैं। सरकार बनाने के लिए एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में बहुमत चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या के लोग चाहिए। आज मोदी जी की सरकार इसलिए है क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है। तो बहुसंख्यक लोग ही सरकार बदल सकते हैं, यानी क्रांति कर सकते हैं। तो हमने सामाजिक समझौते का यह भी देखा
कि ये समझौता है, इसी राज्य का निर्माण होता है, दूसरे समझौते सरकार का निर्माण होता है। सरकार प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करती है, ये एक ट्रस्ट है जिसपे लोग विश्वास करके प्राकृतिक अधिकार की रक्षा का काम इसको सौंपते हैं। ये सरकार को 3 अधिकार सौंपे जाते हैं, कानून बनाने का, कानूनों को लागू करने का और न्याय करने का। इसको बदला जा सकता है, इसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है, इसका विरोध हो सकता है। तो फिर जनता क्या करती है? क्या सरकार को प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा देकर क्या जनता सो जाती है क्या कि चलो अब हमने ट्रस्ट बना लिया है, ट्रस्ट हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, और अपन ऐसा करते हैं, अपन नींद मारते हैं, खड़के मारते हैं, अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा तो हो रही है, सरकार कर ही रही है। तो नहीं, जॉन लॉक बड़ी जोरदार बात बोलता है कि जो जन समुदाय होता है या जो नागरिक समुदाय होता है या जो लोग होते हैं, क्या वो सो जाते हैं क्या? तो ये कहते हैं नहीं, समुदाय एक ऐसा ग्रह स्वामी है। बड़ी जोरदार बात है कि समुदाय ऐसा ग्रह स्वामी है, यानी जनता, जो प्राकृतिक अधिकारों का काम ट्रस्ट को सौंप के और निश्चित हो जाता है, सो जाता है। किसको सौंप के? कि ट्रस्ट को सौंप के, यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जनता है वो एक चौकीदार रखती है। और चौकीदार कौन है? सरकार। जैसे अपने आप मोदी जी कहते हैं ना, मैं चौकीदार हूं, अब पता नहीं वो काहे के चौकीदार है, यानी ये सरकार है, ये चौकीदार है, ये वॉचमैन है। जो ग्रह स्वामी है, जो घरों के मालिक है, यानी जनता है, उसके प्राकृतिक अधिकारों की रखवाली करता है। तो जन समुदाय क्या करता है? उस ग्रह स्वामी की तरह है जो अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए एक चौकीदार रख के सो जाता है, लेकिन बीच बीच में जागकर यह भी देखता रहता है कि कहीं चौकीदार गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं चौकीदार खुद नहीं सो गया हो। बड़ी मजेदार बात है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के ऊपर विश्वास करके और जनता उसको काम दे देती है कि आप हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कीजिए। बीच बीच में जनता यह भी देखती है कि क्या सरकार हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर पा रही है क्या। अगर नहीं कर पा रही है तो 5 साल में जनता एक बार जागती है और उस सरकार को बदल देती है। तो यह है कि गृह स्वामी अपने घर की रक्षा के लिए चौकीदार रखता है, लेकिन बीच बीच में जाग के यह भी देखता है कि कहीं चौकीदार सो तो नहीं गया। तो हम 5 साल में जागते हैं और जागने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे चौकीदार ने ढंग से काम किया है या नहीं किया है। तो फिर जो संप्रभुता होती है वो किसके पास है? क्या संप्रभुता जनता के पास है या संप्रभुता सरकार के पास है? संप्रभु है कौन? जनता शक्तिशाली है, सरकार शक्तिशाली है। तब जॉन लॉक एक बड़ी मजेदार बात बोलता है इस संदर्भ में। जॉन लॉक ये कहता है कि संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। संप्रभुता के 2 प्रकार बताता है जॉन लॉक। 2 प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। एक होती है निंद्रित और एक होती है जागृत। निंद्रित संप्रभुता ये जनता के पास रहती है, यानी जनता सोई रहती है। और जागृत ये जनता क्या करती है? ये सरकार को अपने काम दे देती है, अपने प्रतिनिधियों को ये काम सौंप देती है। तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में वास्तविक संप्रभुता है वो जनता के पास होती है, लेकिन जनता इसका खुद उपयोग नहीं करके और ये कार्य किसको दे देती है? सरकार को। तो सरकार जनता की तरफ से इस संप्रभुता का उपयोग करती रहती है। देखिए हम भी हैं, हम जो कानून बनाने, देखिए संप्रभुता का तात्पर्य होता है कानून बनाना, और कोई भी उस कानून से फिर ऊपर नहीं होगा। जो कोई भी उस कानून को तोड़ता है, जिस देश के कानून को तोड़ता है, सरकार उसको दंडित करती है। अगर आप अपराध करते हैं, किसी का जीवन हरण करते हैं, तो एक कानून बना था कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जीवन हरण नहीं करेगा। अगर आपने किया तो आपने कानून भंग किया, तब आपको सरकार दंडित करेगी। तो संप्रभुता है वो डंडे के रूप में होती है, वो लोगों को डराती है कि आप बस में रहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, आप कानूनों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो संप्रभुता कानूनों के रूप में प्रकट होती है। तो कानून बनाने की शक्ति तो जनता के पास है, लेकिन जनता करती क्या है कि ये सरकार को सौंप देती है। जनता ये काम, कानून बनाने का काम सरकार को सौंप के खुद सो जाती है और फिर उसका उपयोग सरकार करती रहती है। तो जनता के पास
और सरकार दोनों के पास है संप्रभुता, लेकिन एक है सोई हुई संप्रभुता और एक है जागी हुई संप्रभुता। सरकार 5 साल में जनता जागती है और चेक करती है सरकार को कि उसने संप्रभुता का, हमारे अधिकारों की रक्षा का, कानूनों का काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अब है कि जो सरकार निर्मित हुई थी, जो राज्य बना था, राज्य बना, सरकार बनी। चलिए, राज्य बना, सरकार बनी। राज्य का नाम है सिविल सोसाइटी और सरकार है ट्रस्ट। तो ये काय पे आधारित है? तो ये है राज्य देवीय उत्पत्ति नहीं है, जैसा सी रॉबर्ट फिल्मर कहता है, ये सहमति पे आधारित है। और जॉन लॉक कहता है कि सहमति 2 प्रकार की होती है, एक है प्रत्यक्ष सहमति और एक है अप्रत्यक्ष सहमति। एक है डायरेक्ट कंसेंस और एक होती है इनडायरेक्ट कंसेंस या अप्रत्यक्ष सहमति। यानी सहमति से बनेगी, लोग आपस में सहमत होंगे, नागरिक सहमत होकर आपस में और राज्य बनाएंगे, लोग आपस में सहमत होकर सरकार बनाएंगे। तो यहां सहमति से सरकार बनती है, सहमति से राज्य बनता है, सहमति से सामाजिक समझौता होता है। विवेकवान लोग हैं, आपस में सहमत होते हैं और राज्य और सरकार का निर्माण करते हैं। इट मीन्स राज्य एक कृत्रिम इकाई है, देवताओं ने पैदा नहीं किया, ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि लोगों ने आपस में सहमत होकर चीजें बनाई है। तो ये सहमति लोग कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य यह है कि जब लोग बालिग हो जाते हैं तो सरकार के प्रति शपथ लेते हैं कि हम इस सामाजिक समझौते का पालन करेंगे, यह है प्रत्यक्ष सहमति। अप्रत्यक्ष, जैसे हम कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न क्या बनाना चाहते हैं, ये हम शपथ लेते हैं। दूसरी है अप्रत्यक्ष सहमति। आप किसी भी राज्य में कोई पद ग्रहण करके, उसके कानूनों का पालन करके, वहां संपत्ति रख कर भी, वहां के कानूनों का प्रयोग करके, वहां के न्यायालयों का प्रयोग करके, वहां उस राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग जब आप करते हैं, तब आप उस सरकार को अप्रत्यक्ष सहमति देते हैं। भी आप किसी ट्रैफिक के रूल्स का पालन कर रहे हैं, एक देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो आपको शपथ नहीं ली है, फिर भी आप उस देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी वो अप्रत्यक्ष सहमति है। शपथ लेना कि मैं इस देश के कानूनों का पालन करूंगा, प्रत्यक्ष सहमति है। फिर आप उस कानून का पालन करते हैं लेकिन शपथ लिए, तो अप्रत्यक्ष सहमति है। तो सहमति 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहमति। चलिए, अब हम ये देखते हैं, एक और मुद्दे की चर्चा करते हैं कि क्या ये जो होब्स का सामाजिक समझौता है, ये कल्पना है या ऐतिहासिक घटना है? देखिए, होब्स का जो सामाजिक समझौता था वो तो कल्पना था, वो सिर्फ एक दार्शनिक सत्य था। दार्शनिक सत्य कहता है तर्क को सही साबित करना है, वो सीरीज आगे चलानी है, राज्य का निर्माण करना है, तो कल्पना करनी पड़ेगी एक सामाजिक समझौते की, वरना आप कृत्रिम रूप से राज्य का निर्माण करेंगे कैसे? तो उसके लिए कल्पना करनी पड़ी। एक दार्शनिक सत्य तो है वो, लेकिन इतिहास में कभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। जबकि जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता है, ये दार्शनिक भी है, यानी सही साबित तो करता ही करता है तर्क प्रणाली को। दूसरा, ये ऐतिहासिक सत्य भी है। ये जोरदार चीज है कि ऐतिहासिक सत्य है, यानी ऐसा एक समझौता हुआ है पहले इतिहास में, कहीं न कहीं हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो और ये समझौता हुआ कब? तो हम एक समझौते की चर्चा करते हैं जिस समझौते का नाम है मैफ्लावर समझौता। लोग कहता है कि ऐसा एक समझौता हुआ था 1620 में, और वो था मैफ्लावर समझौता। इस समझौते के द्वारा वो लोग जो कि ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका जा रहे थे 1620 में, तब तात्कालिक जो राजा था उसके अत्याचारों से परेशान होके, और जो प्यूरिटन्स थे, यानी जो अलग मत वाले तार्किक ईसाई थे, वो तात्कालिक राजा के अत्याचारों से तंग आके और अमेरिका जा रहे थे।
उस समय उन्होंने ये समझौता किया था, मैकफ्लावर समझौता, कि जब हम उस नए देश में जाएंगे तो हम एक ऐसी सरकार और ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जहां हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा होती हो। क्योंकि जो तत्कालिक ब्रिटिश राजा था उसने इन प्यूरिटन्स का इनको मारा, बहुत भारी मात्रा में उसने कत्लेआम किया, इनकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली और इनकी संपत्ति भी छीन ली। तब उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका जाएंगे तब हम एक ऐसा देश बनाएंगे और ऐसी वहां की सरकार निर्मित करेंगे कि जो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, हमारा जीवन नहीं छीन पाएगी, हमारी स्वतंत्रताएं नहीं छीन पाएगी और हमारे संपत्ति के अधिकार नहीं छीन पाएगी। तो वाकई में एक ऐसा समझौता हुआ था जिससे फिर अमेरिका का निर्माण हुआ और एक व्यक्तिवादी लोकवादी देश का निर्माण हुआ। तो वो था मैफ्लावर समझौता। तो सीधा ही पूछते हैं कि सामाजिक समझौते से संबंधित जो शब्दावली है मैफ्लावर समझौता, इसका संबंध जॉन लॉक से। तो इसका मतलब जॉन लॉक का समझौता है वो दार्शनिक भी है और साथ साथ में ऐतिहासिक भी है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और चर्चा करता हूं कि मैंने आपसे ये कहा था कि शक्ति पृथक्करण का विचार करता है जॉन लॉक, शक्ति पृथक्करण का, पावर सेपरेशन, कि 3 प्रकार की शक्तियां, कानून को बनाना, कानून को लागू करना और न्याय निर्णय करना। ये तीनों शक्तियां जॉन लॉक के अकॉर्डिंग 3 अंगों के पास होनी चाहिए। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है संघीय शक्ति। देखिए अब दिक्कत आ गई, आप कहेंगे तीसरी न्यायपालिका होती है, नहीं, अभी चर्चा कर लेते हैं। जॉन लॉक ये कहता है विधायिका है ट्रस्ट, यानी लोग अपने अधिकारों की रक्षा का कार्य विधायिका को सौंपते हैं। विधायिका है यानी संसद है, वो उनके कानूनों का ऐसा कानून बनाएगी जो उनके अधिकारों की रक्षा कर पाए। तो विधायिका है ट्रस्ट, यानी इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करके इसको सौंपते हैं सारा काम, क्योंकि जनता की है, ये संसद है, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है। इसके ऊपर ट्रस्ट करके इसको सौंपते हैं कि तू संभाल हमारे प्राकृतिक अधिकार। कार्यपालिका, कार्यपालिका राजतंत्रात्मक हो सकती है, क्योंकि यही तो थी प्यूरिटन क्रांति में कि राजा कानून बनाएगा नहीं, कानून लागू कर सकता है। ये राजतंत्रात्मक हो सकती है, लेकिन राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई है, वो सिर्फ कानून लागू कर सकता है, कानून बना नहीं सकता। तो ये राजतंत्रात्मक हो सकती है। और लोक ये कहता है कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका का ही भाग है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका की भाग मान लेता है। तो देखिए तीसरा अंग न्यायपालिका नहीं है, आप ध्यान रखें, यही तो क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा अंग है संघीय शक्ति, और आजकल जिसको हम विदेश विभाग बोलते हैं, ये संघीय शक्ति उसका प्रतीक है, विदेश विभाग का प्रतीक है। तो ये हमने शक्ति पृथक्करण के विचार देखे कि राज्य के 3 अलग अलग 3 अंग होंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। तो हमने सामाजिक समझौते की चर्चा की, हमने जॉन लॉक की जो विचार प्रणाली थी उसमें शक्ति पृथक्करण क्या था उसकी चर्चा की, हमने मैफ्लावर समझौते की चर्चा की। अब मैंने कहा फिर सहमति की चर्चा की। सहमति 2 प्रकार की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैंने संप्रभुता बताई 2 प्रकार की आपको, कि संप्रभुता एक निद्रित होती है, एक जागृत होती है। अब जॉन लॉक से संबंधित जो चीजें हैं वो कंप्लीट होती है। जॉन लॉक के विचार हो गए हैं पूरे। जॉन लॉक की जब हमने चर्चा शुरू की थी तो मैंने जॉन लॉक का मानव का स्वभाव बताया, फिर मैंने प्राकृतिक अवस्था बताई। ये प्राकृतिक अवस्था जो कि काल्पनिक स्थिति है, राज्य पूर्वावस्था है, समाज पूर्वावस्था नहीं है। इस प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पाई जाती है, जबकि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। यहां तो संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता सब पाई जाती है, प्राकृतिक अधिकार है सारे के सारे इस अवस्था में। फिर इस प्राकृतिक अवस्था में कमी है कि यहां कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, संपत्ति की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए होता है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता 1 नहीं 2 होता है, एक से सिविल सोसाइटी बनती है, एक से ट्रस्ट बनता है।
और फिर ये सामाजिक समझौता ये दार्शनिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है, तो अपने मैफ्लावर समझौता किया। फिर मैंने आपको संप्रभुता के 2 प्रकार बताए। फिर मैंने ये कहा कि लोक सहमति के शासन को स्वीकार करता है, और ये सहमति का शासन है, ये फिर आगे जाके सीमित शासन में बदलता है। तो लोक का जो विचार है वो सीमित संप्रभुता से भी संबंधित है कि संप्रभुता सीमित होनी चाहिए, जन अधिकारों के द्वारा राज्य के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। तो ये हमने चर्चा की। सीबी मैकफर्सन की चर्चा की कि वो क्या कहता है कि बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता है। वुड कहता है कि तो कृषि पूंजीवाद का समर्थक है। एक और व्यक्ति है एस क्राफ्ट। एस क्राफ्ट ये कहता है कि ये जो क्रांति का समर्थक है जॉन लॉक, एस क्राफ्ट क्या कहता है? देखिए, हमने कहा था कि क्रांतियों का दार्शनिक है जॉन लॉक, क्योंकि सरकार को बदलने की बात करता है। तो एस क्राफ्ट बोलता है कि जॉन लॉक दोनों के लिए दिक्कत पैदा करता है, वामपंथियों के लिए भी और दक्षिणपंथियों के लिए भी। वामपंथी ये कहते हैं कि जॉन लॉक रेडिकल चेंजेस की बात नहीं करता, ये तो धीमे परिवर्तनों की बात करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये तो बुर्जुआ समर्थक है, ये तो पूंजीवादी व्यक्ति है, और पूंजीवाद का और क्रांतियों का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो पूंजीवाद का समर्थक है। वामपंथी ये कहते हैं। दक्षिणपंथी ये कहते हैं तो सरकारों को बदलने की बात कर रहा है, महान परिवर्तनों की बात कर रहा है, तो वो उसको रेडिकल बोलते हैं। बड़ा लोग तो बड़ा दुविधा में आ गया, नहीं तो उसको वामपंथी और नहीं दक्षिणपंथी। वामपंथी ये कहते हैं तो बुर्जुआ समर्थक है, क्रांति की बात करता ही नहीं है। दक्षिणपंथी कहते हैं करता ही क्रांतियों की बात है, तो रेडिकल क्रांति की बात कर रहा है। तो दोनों ही है, तो उसके क्रांति संबंधी जो विचारों का आंकलन है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो खैर, हमने जॉन लॉक से संबंधित उसके विभिन्न विचार देखे, तो आज ये पूर्ण हुए जॉन लॉक के विचार। तो धन्यवाद आप सबका, पुनः पुनः तहे दिल से धन्यवाद कि लगातार आप मेरे साथ बने रहे, और जॉन लॉक से संबंधित हमने जो भी चर्चाएं की उसको आपने मनोयोग पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुना होगा। जयराम जी की निरंतर मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। गुड लक, वेरी गुड।